हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 13 इंडियन इकनॉमी की। तो इसमें हम देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रोथ कैसे कैसे हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उसके चैलेंजेस के बारे में, उसमें कैसे कैसे हमने इनिशिएटिव्स लिए, कैसे कैसे उसकी ग्रोथ हुई, डिफरेंट पीरियड्स में एग्रीकल्चर का क्या हाल था, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश पीरियड जो कि बिफोर 20th सेंचुरी था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 0.46 था, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर 1.82 था 1900 से 1947 के बीच, टर्शियर सेक्टर का 1.66 था और पर कैपिटल इनकम सिर्फ 0.22 रुपीज़ थी, 22 पैसे। उसके बाद आप आगे देखोगे 1950 से 65 जीडीपी हमारी 3.94 थी, एग्रीकल्चर का शेयर सबसे कम 2.54, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर 6.88 और टर्शियरी सेक्टर का शेयर 4.76। फिर हम देखेंगे 1950 से 1904 में 4.33 की जीडीपी थी, एग्रीकल्चर का शेयर 2.54 और इंडस्ट्री का शेयर 5.54, सर्विसेज सेक्टर का शेयर 5.54 सेम आ गया। उसके बाद 1992 से 4 की तरफ चलेंगे तो जीडीपी 6.10, एग्रीकल्चर का शेयर 2.38, इंडस्ट्री का शेयर 6.29 और सर्विसेज सेक्टर का शेयर 8.22। तो हम कुल मिलाकर ये हिसाब लगा सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर का शेयर जीडीपी में ज़्यादा होता जा रहा था, आज भी ज़्यादा होता जा रहा है जी, वही सब है। अच्छा, शेयर इन वर्कर्स देखो आप, 1900 में प्राइमरी सेक्टर में वर्कर्स कितने थे? 74, अराउंड 75। 1946 तक भी अराउंड 75 और सेकेंडरी सेक्टर में 10.7 और 10 अराउंड 10 थे और टर्शियरी सेक्टर में अराउंड 14-15 थे। लेकिन आप अगर जीडीपी में शेयर देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर का 1900 में 63.1 था और बाद में घट के 51.9 रह गया था। सेकेंडरी सेक्टर का 12 से 14.4 हुआ था और टर्शियरी सेक्टर में मेजर इम्प्रूवमेंट थी, परसेंटेज शेयर इन जीडीपी में 25 से 34 हो गया था। ग्रोथ रेट, फ्रूट ग्रेन ऑल क्रॉप्स, एरिया कितना था? 0.4, इल्ड नेग्लिजिबल, बहुत कम इल्ड आती थी, मतलब आउटपुट आता था 0.4 का आउटपुट आता था। फूड ग्रेन्स 0.3, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती थी लैंड के? 0.2 माइनस में और 0.1 का आउटपुट आता था। नॉन फूड ग्रेन से 0.4, 0.09, 1.3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमसे कहते थे कि आपको अपने लैंड पे इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, इंडिगो से हमारी फसल ख़राब हो जाती थी, लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी और आगे चल के हमें नुकसान भुगतना पड़ता था, हमारे किसानों को नशे की लत लग जाती थी, इसीलिए। अब देखो, उसके बाद हमने जब किसान वो अंग्रेज चले गए तो हमारे लैंड के लिए हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। हमारी पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा था, तो उन सबका पेट भरने के लिए हमें खाने की ज़रूरत थी। और खाना हम कैसे लेकर आए? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसमें कई चीज़ें लागू की जो कि हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में करी। तो अब हम वही करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड,
जो कि था 1964 से 65 से पहले का। इस टाइम पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या क्या किया था, अब थोड़ा सुनना ज़रा। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने HYV सीड्स लेकर आए, जो कि बड़ी बड़ी केमिकल लैब्स में टेस्ट होने के बाद बनाई जाती थी, जिससे क्रॉप्स की फर्टिलिटी ज़्यादा होती थी, लैंड की फर्टिलिटी ज़्यादा होती थी, क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी, फार्मर्स की मेहनत कम होती थी और जो हमारी फसल ख़राब होने के चांसेस कम होते थे। यानी कि कम सीड्स में ज़्यादा फसल उगती थी। ठीक है। इसके अलावा हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ लेकर आए। जैसे मॉडर्न टेक्निक्स लगाई हमने इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुरू हुआ, बैराज सिस्टम शुरू हुआ, डैम सिस्टम शुरू हुआ, कैनाल सिस्टम शुरू हुआ। सिर्फ पाइपलाइन से और सिर्फ मॉनसून पे हमारी डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने मॉडर्न टेक्निक्स लेकर आए इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए, ट्रैक्टर्स का, थ्रेशर्स का। इसके अलावा विंड मिल्स का यूज़ किया। सारा लैंड की होल्डिंग या फिर सारा MSP पॉलिसी शुरू करी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर आपकी फसल इतने में नहीं बिकी तो हम गवर्नमेंट कहती है मैं ले लूँगी। अगर आपको गवर्नमेंट एक फ़िक्स प्राइस सेट कर देती है फार्मर्स के पास जा के, आपको अपनी फसल जितने में बेचनी है ज़्यादा में आप बेचो। अगर आपकी फसल 9 रुपये में तय करें, 9 रुपये में तक में भी नहीं बिकी तो मैं आपसे सारी फसल ले लूँगी। फिर वो उस फसल को बफर स्टॉक की तरह स्टॉक करते थे। उसके बाद बफर स्टॉक में स्टॉक करने के बाद उस चीज़ को आगे राशन की दुकानों तक पहुंचाया जाता था, जिससे कि शहरों में, गांव कस्बों में जो लोग कम अमीर होते थे वो उस फसल को ले सकते थे और अपने खाने की पूर्ति कर सकते थे। इसके अलावा यूज़ किया गया फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स क्या होता है, आपके काउ डंग्स वगैरह से जो बनता है, खाद मिलाई जाती है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बनता है, खाने के छिलके विलके से बना के खाद में मिट्टी में दबा के उनको खाद बनाई जाती है। पेस्टिसाइड से इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, इनका यूज़ शुरू हुआ। लैंड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिनिमम मल्टीपल क्रॉपिंग्स का सिस्टम शुरू हुआ, कि आप एक क्रॉप मत उगाओ, आप कई क्रॉप उगाओ, कि आपकी इस महीने में फसल इस चीज़ की नहीं हो सकती तो इस महीने जिस चीज़ की फसल हो सकती है उसे उगाओ। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज शुरू कराई गई कि आपको इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि HYV सीड्स लाने में महंगी होती थी
तो आपको उन महंगी सीड्स को लाने के लिए आपको महंगी सीड्स ना लानी पड़े, इसके लिए आपको क्रेडिट मिल जाए, लोन मिल जाए बैंक से, जिसके लिए आपने नाबार्ड, रूरल बैंक्स, कई बैंक एस्टैब्लिश किए। IFCCI बैंक शुरू किया कि आपको अगर लोन लेना है तो आप इन बैंक से जाकर इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन ले लो और कम फॉर्मेलिटीज़ पे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई, सेल्फ हेल्प ग्रुप की इस्टेब्लिशमेंट हुई। नेक्स्ट आता है आपका चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। द श्रिंकिंग लैंड साइज। जो आपका लैंड साइज था वो कम होता जा रहा था। कैसे कम होता जा रहा था? क्योंकि आपको जो फार्मर्स होते थे उन्हें कुछ टैक्स की फॉर्म्स में उसको ज़मींदारों को, गवर्नमेंट को देना पड़ता था, तो वो उसको दे नहीं पाते थे, फसल ख़राब हो जाती थी या फिर कुछ भी होता था, तो उसके लिए अपने लैंड के छोटे से टुकड़े को बेच देते थे और उससे वो कर्ज़ा चुकाते थे। तो धीरे धीरे करके उनका लैंड ख़त्म होता जा रहा था। या फिर आप कह सकते हैं बैरन लैंड होता जा रहा था, जो लैंड बंजर होता जा रहा था, उसकी वजह से वो श्रिंक करता जा रहा था। इंडिगो की खेती हुई थी, इंडिगो की खेती के बाद आपका लैंड की प्रोडक्टिविटी रही नहीं थी, तो फिर उससे वो बंजर होता जा रहा था, उस पर फसल उगती ही नहीं थी। क्वालिटी इनपुट्स एंड एफिशिएंट वैल्यू चेन। जो आपके पास इनपुट्स चाहिए होते थे आपको एग्रीकल्चर करने के लिए, वो उनकी भी महंगाई वो भी महंगे होते थे। जैसे कि आपको सीड्स चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको फर्टिलाइज़र चाहिए, आपको केमिकल्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, ये सब महंगे आते थे। अच्छा, अमूल एक वैल्यू चेन थी जो बनी, जिसमें कि आपने दूध का देखा था। दूध की डेयरी प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया। कई गांवों से उसमें दूध लेकर औरतें इकट्ठा करके लेके आती थी और फिर वो दूध आगे जाता था पैक होके, प्रोसेसिंग होके। चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स। पहले हमारे सारे फार्मर्स को सिर्फ डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। बारिश होगी तो फसल उगेगी, वरना नहीं उगेगी। आप बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इंडियाज़ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए सबका पेट भर पाना हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। इसके लिए हम क्या कर सकते थे? सिर्फ हम सजेशन दे सकते थे, एडवाइस दे सकते थे, समझा सकते थे अपने आसपास के लोगों को कि ज़्यादा पॉपुलेशन से हमारे कंट्री का नुकसान है, आप फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दो और समझो इस चीज़ को। इस पॉलिसी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए, जैसे कि HYV सीड्स का बेनिफिट सिर्फ बिग फार्मर्स तक पहुंच पाता था। फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन सिस्टम, इन सब का बेनिफिट्स बिग फार्मर्स तक पहुंच पाता था। क्रेडिट फैसिलिटीज़ के बारे में जो छोटे फार्मर्स होते थे या फिर कुछ फार्मर्स होते थे, उनको पता ही नहीं होता था इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे लिए शुरू हुई है। वो अपनी
ट्रेडिशनल टेक्निक्स पर ही लिमिटेड रहते थे। That's all for today guys. I hope नेक्स्ट क्लास में आप इस चैप्टर को करके आओगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करो। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये चैप्टर अच्छे से नहीं कराया, मगर इस चैप्टर में जितना भी पोर्शन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा कवर हो चुका है। इसे डोंट पैनिक, टेक रेस्ट और वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, एक बारी बुक से पढ़ो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा।